हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम हिस्ट्री चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के नेपोलियन वाले टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ऐसे क्या रीजंस थे जिसके चलते लोग नेपोलियन को हेट करने लगे? फर्स्ट रीज़न ये था कि नेपोलियन ने लोगों की पॉलिटिकल फ्रीडम छीन ली थी। सेकेंड, उसने टैक्स बढ़ा दिया था। थर्ड, लोगों के ऊपर सेंसरशिप भी लगा दी थी। फोर्थ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि वो लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में रिक्रूट कर रहा था, विच इज़ अनएक्सेप्टेबल बाय द पीपल। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको सारे यूरोप पे हुकूमत जमानी थी एंड इसी रीजंस की वजह से लोगों ने नेपोलियन को हेट करना शुरू कर दिया था। अगला है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो सबसे पहले नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट यानी एक ऐसी कंट्री जहां लोग कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, कॉमन आइडेंटिटी को फॉलो करते हो। फॉर एग्जांपल इंडिया, जर्मनी, फ्रांस एक्सेट्रा जो प्रेजेंट टाइम पे नेशन स्टेट्स हैं। मिड 18th सेंचुरी में यूरोप में कोई नेशन स्टेट नहीं था। अगर मिड 18th सेंचुरी के यूरोप के मैप को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ऐसा कोई नेशन स्टेट देखने को नहीं मिलेगा, बट हमें किंगडम्स एंड एम्पायर देखने को मिलेगा जहां राजा महाराजा लोग रूल करते थे। फॉर एग्जांपल हैब्सबर्ग एम्पायर, यहाँ डिफरेंट टाइप के लोग रहते थे जिनके आइडिया, कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज सब कुछ डिफरेंट होते थे। इवन दो इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी इनके अंदर नेशन स्टेट बनाने का आइडिया आता है। वो कैसे आता है, चलो देखते हैं। द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। उस टाइम पे यूरोप में दो टाइप के लोग रहते थे, अरिस्टोक्रेट्स एंड पीजेंट्स। अरिस्टोक्रेट्स वो लोग थे जो रिच एंड वेल्दी होते थे, मतलब अमीर लोग। इनके पास ज़मीन थी, घर थे, बंगलो थे। ये लोग पॉपुलेशन वाइज माइनॉरिटी में थे, बट फिर भी इनके पास सोशल एंड पॉलिटिकल पावर बहुत थी क्योंकि इनके पास पैसे बहुत थे। इसीलिए ये लोग अपने ही ग्रुप में शादी भी करते थे एंड ये लोग फ्रेंच बोलते थे क्योंकि इनका मानना था कि फ्रेंच लैंग्वेज अपर क्लास लोगों की लैंग्वेज है। इसके अलावा इनकी जो स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल थी वो सबकी एक जैसे थी, मतलब एक जैसे कपड़े, एक जैसे खाना एक्सेट्रा। वहीं दूसरी तरफ जो पीजेंट्स थे उनके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं होती थी। ये अरिस्टोक्रेट्स की ज़मीन पे काम करते थे। ये जो थे वो मेजॉरिटी में थे पॉपुलेशन वाइज। मेजॉरिटी के बावजूद भी इनके पास पावर कम थी क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे। नेक्स्ट अब होता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से एक न्यू वर्किंग क्लास उभर के आती है जिसको हम बोलते हैं मिडिल क्लास। ये वो लोग थे जो ज़्यादा पुअर भी नहीं थे, ना ही ज़्यादा रिच थे। ये एजुकेटेड लोग थे, फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अदर प्रोफेशनल्स। ये जो मिडिल क्लास के लोग थे, इन्हीं लोगों के अंदर ये आइडिया आया कि नेशन यूनिटी। नेशन यूनिटी का मतलब है सेम कल्चर, ट्रेडिशन एंड लैंग्वेज, बेसिकली नेशन स्टेट का आइडिया। सेकेंड, लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया, मतलब लिबरलिज्म। तो ये लिबरलिज्म क्या है, इसको समझने के लिए हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो लिबरलिज्म का आइडिया ये बताता है कि जो अरिस्टोक्रेसी रूल खत्म होनी चाहिए एंड जो गवर्नमेंट बने वो लोगों के हिसाब से बननी चाहिए एंड सभी इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलनी चाहिए एंड कानून के सामने हर कोई इक्वल होना चाहिए। जो चर्च के लोग होते थे उनको बाय बर्थ कुछ प्रिविलेजेस मिलते थे जो कि सही नहीं था। सो इन प्रिविलेजेस को ख़त्म करना है और एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसके हिसाब से गवर्नमेंट काम करे एंड गवर्नमेंट भी रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। सो जो एजुकेटिव मिडिल क्लास लोग थे वो इन्हीं चीज़ों के लिए लड़ रहे थे, बट इसमें एक कैच था। वो ये है कि जो मिडिल क्लास लोग थे वो वुमेन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे एंड ये वोटिंग राइट्स भी केवल मेंस के लिए ही मांग रहे थे, वो भी उन्हीं मेंस के लिए जिनके पास प्रॉपर्टी हो। ये तो कोई इक्वालिटी नहीं हुई। सो जो वुमेन एंड मेंस विदाउट प्रॉपर्टी वाले लोग थे वो पूरे यूरोप में अलग अलग जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये सब प्रॉब्लम के साथ साथ यूरोप में एक और प्रॉब्लम चल रही थी कि जो ट्रेडर्स थे यूरोप के, उनको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था ट्रेड करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रेडर को हैम्सबर्ग से न्यूरमबर्ग जाके ट्रेड करना था तो तब उन्हें 11 जगह पे 5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता था। जब मैक्सिमम पैसा टैक्स में चला जाएगा तो कमाएंगे क्या? और तो और यूरोप में अलग अलग टाइप की करेंसीज चलती थी, अप्रॉक्सीमेटली 30 डिफरेंट टाइप्स की। इससे ट्रेडर को बहुत प्रॉब्लम होती थी कि हर नए स्टेट में करेंसी चेंज करना।
तो 1834 में क्या होता है ना कि ज़ोलवेरिन नाम का एक कस्टम यूनियन फॉर्मेशन हुआ था जिसे प्रूशिया ने स्टार्ट किया था एंड बाद में अदर जर्मन स्टेट्स भी इसमें ज्वाइन हो गए थे। इस यूनियन ने 3 काम किए थे। पहला, इसने जो ट्रेड बैरियर से उसको हटा दिया। दूसरा, जो अलग अलग टाइप की करेंसीज चल रही थी यूरोप में उसको रिड्यूस करके 2 टाइप की करेंसीज में कर दिया। थर्ड, इन्होंने रेलवे नेटवर्क को प्रमोट किया जिसकी वजह से ट्रेडिंग और इजी हो गया। अगला है अ न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815। हमने पार्ट 1 वीडियो में देखा था कि 1799 में नेपोलियन का रूल स्टार्ट होता है एंड 1815 में एंड होता है। तो 1815 में क्या हुआ जिस वजह से नेपोलियन का रूल खत्म हो जाता है? तो 1815 में एक बैटल होती है जिसमें एक तरफ नेपोलियन और दूसरी तरफ रशिया, ब्रिटेन, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, ये 4 कंट्रीज होती है। इस बैटल को बैटल ऑफ वाटरलू कहा जाता है। यहाँ बैटल नेपोलियन हार जाता है एंड जो जीती हुई कंट्रीज थी ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ये कंजर्वेटिव्स लोग थे एंड ये चाहते थे कि मोनार्की वापस आ जाए। सो ये कंजर्वेटिज्म लेके आते हैं, मतलब नेपोलियन ने जो कुछ भी किया उसको हटा के पुराना सिस्टम था उसको वापस लाते हैं एंड यूरोप में जो भी चेंजेस हुए थे उसको पहले जैसे कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, मोनार्की सिस्टम को वापस लाना, चर्च की पावर को वापस लाना, सोशल हियरार्की सिस्टम जो अपर क्लास, लोअर क्लास एक्सेट्रा वाला सिस्टम था उसको वापस लाना, ऑटोक्रेटिक रूल को वापस लाना। इन्होंने सेंसरशिप भी लगा दी थी, मतलब कोई इनके अगेंस्ट में कुछ छाप नहीं सकता था, कुछ लिख नहीं सकता था एंड इनके अगेंस्ट में कुछ बोल भी नहीं सकता था। और तो और इन चारों ने एक ट्रीटी भी साइन की थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वियना इन 1815। इसको होस्ट कर रहे थे ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिच। इस ट्रीटी के चलते कुछ चेंजेस आए थे। वो था, फर्स्ट, बर्बन डायनेस्टी को फ्रांस में रिस्टोर कर दिया गया था। सेकंड, फ्रांस के चारों तरफ बाउंड्रीज में स्टेट्स सेटअप कर दिए गए जिससे फ्रांस का फर्दर एक्सपेंशन ना हो सके। थर्ड, प्रूशिया को कुछ टेरिटरीज दे दी गई वेस्टर्न फ्रंटियर्स पर। फोर्थ, ऑस्ट्रिया को भी नॉर्थ इटली पे कंट्रोल मिल गया। फिफ्थ, रशिया को पोलैंड दे दिया गया। सिक्स्थ, नेपोलियन ने जो 39 स्टेट्स की कन्फेडरेशन बनाई थी उसको इन्होंने अनटच्ड रहने दिया। ट्रीटी ऑफ वीना के बाद यूरोप में फिर से पूरी तरह मोनार्की आ गई थी एंड कंजर्वेटिज्म लोगों के पास पूरी पावर आ गई थी। द रिवॉल्यूशनरीज। सो इस टर्न ऑफ इवेंट से बहुत से लिबरल नेशनलिस्ट खुश नहीं थे। सो 1815 के बाद जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो लोग अंडरग्राउंड हो गए थे क्योंकि पावर कंजर्वेटिज्म के पास आ गई थी एंड ये लोग ओपनली कुछ नहीं कर सक रहे थे। सो इन्होंने चोरी छिपे सीक्रेट सोसाइटीज बनाने लगे ताकि ये यूरोप में मोनार्की एंड ऑटोक्रेटिक रूल को अपोज करके एंड कर सके। इन्हें पूरी तरह से फ्रीडम चाहिए थी। एक बंदा था जिसका नाम गुसेप्पे मजीनी था। इनका जन्म 1807 में जियोना में हुआ था। ये इटली के रिवॉल्यूशनरी थे एंड ये कार्बोनरी नाम की सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर भी थे। इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी। फर्स्ट, यंग इटली इन मार्सेलिस, सेकेंड, यंग यूरोप इन बेरिन। ये इटली से बिलोंग करते थे एंड ये चाहते थे कि इटली एक नेशन स्टेट बने। बिकॉज ऑफ हिज इंस्पिरेशन यूरोप में अलग अलग जगह पे सीक्रेट सोसाइटी बननी स्टार्ट हो जाती है और जब इतनी सारी सीक्रेट सोसाइटी बन जाएगी तब तो रिवॉल्यूशन ही होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। यूरोप में रिवॉल्यूशन कहाँ कहाँ हुए एंड क्या क्या आउटकम आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो एंजॉय किया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये हमारे चैनल